सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह है। इसमें शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सम्मानित किया जा रहा है यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को। इसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री श्लोक वाइकर इंदौर से 159वीं रैंक, छतरपुर से 198वीं रैंक श्री आशुतोष मिश्रा जी की PSIR विषय के साथ। श्री आशुतोष मिश्रा जी 198वीं रैंक 198। 202वीं रैंक श्री आशीष रघुवंशी, आप अशोकनगर जिले से हैं और इतिहास विषय लेकर आपने सफलता हासिल की है। श्री आशीष रघुवंशी 202वीं रैंक। 249वीं रैंक सुश्री दिव्यांशी अग्रवाल जी, आप ग्वालियर से हैं और समाजशास्त्र विषय के साथ आपको यह सफलता हासिल हुई है। सुश्री दिव्यांशी अग्रवाल। स्वर्णिम चौधरी जी जबलपुर से दर्शन शास्त्र विषय लेकर स्वर्णिम जी ने यह रैंक हासिल की है। 258वीं रैंक यूपीएससी 2024 में। श्री शुभम कौरव जी ग्वालियर से मानव शास्त्र विषय लेकर 291वीं रैंक 291 श्री शुभम कौरव। 307वीं रैंक श्री युगांश भटनागर मंदसौर से, आपने गणित विषय लेकर यह सफलता हासिल की। श्री युगांश भटनागर। आयुष जैन जी 344वीं रैंक आगरमालवा से, PSIR विषय। जोरदार तालियां, छोटी छोटी जगहों से बड़ी बड़ी सफलताओं के ये राजदूत हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। आयुष जी के बाद श्री मोनू शर्मा जी 359वीं रैंक नर्मदापुरम से, भूगोल विषय लेकर श्री मोनू शर्मा जी ने यह सफलता हासिल की है। नरसिंहपुर से 362वीं रैंक के साथ श्री शैलेंद्र चौधरी जी। शैलेंद्र जी ने विषय चुना मानव शास्त्र और यूपीएससी रैंक हासिल की। श्री शैलेंद्र चौधरी जी 362वीं रैंक। 388वीं रैंक श्री मानव जैन, आप वर्तमान में IRS ऑफिसर हैं, गुना से हैं और समाजशास्त्र विषय के साथ आपने यह रैंक हासिल की है। श्री मानव जैन 388वीं रैंक। श्री विवेक यादव जी 413वीं रैंक अशोकनगर जिले से, इतिहास विषय के साथ आपने यह सफलता हासिल की है। श्री विवेक यादव जी। श्री अन्वेश गुप्ता जी राजगढ़ से, गणित विषय लेकर आपने परीक्षा दी और 426वीं रैंक हासिल की। श्री अन्वेश गुप्ता जी। चार 486वीं रैंक श्री रोहित राय बंसल जी, श्योपुर से, PSIR विषय के साथ। श्री रोहित राय बंसल 486वीं रैंक। पांच 505वीं रैंक श्री राम लखन गुर्जर जी, आप ग्वालियर से हैं और राजनीति शास्त्र विषय लेकर आपने यह रैंक हासिल की है। श्री राम लखन गुर्जर जी। श्री अभिशील जायसवाल उमरिया, आपने विधि विषय लेकर परीक्षा दी और 538वीं रैंक हासिल हुई। आप वर्तमान में IRMS ऑफिसर हैं, रेलवे में, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में आप ऑफिसर हैं। श्री अभिशील जायसवाल जी। श्री योगेश राजपूत जी 540वीं रैंक राजगढ़ से हैं और PSIR विषय लेकर आपने यह रैंक हासिल की है। श्री योगेश राजपूत जी। श्री आदित्य जैन विदिशा से हैं, समाज शास्त्र के साथ आपने ये सफलता अर्जित की है।
और इनकी रैंक है 561, 561। श्री आदित्य जैन 571वीं रैंक के साथ सुश्री दिव्यांशी पांडे जी इंदौर से PSIR विषय के साथ आपने ये रैंक हासिल की है। आदरणीय दिव्यांशी पांडे जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रही हैं। श्री तनिष्क सिंह राजपूत रैंक 611 नर्मदापुरम से PSIR के साथ श्री तनिष्क सिंह राजपूत। छह सौ 21वीं रैंक के साथ श्री नीलेश कुमार सनोडिया जी सिवनी से मानव शास्त्र विषय लेकर आपने परीक्षा दी। श्री नीलेश सनोडिया 629वीं रैंक देव प्रभाकर सिंह तोमर जी ग्वालियर से दर्शन शास्त्र विषय के साथ आप ये सफलता अर्जित कर रहे हैं। 629वीं रैंक श्री देव प्रभाकर सिंह तोमर ग्वालियर से। आदरणीय प्रियंका राठौर जी भोपाल से आपने अंग्रेजी विषय लेकर 696वीं रैंक हासिल की है। सुश्री प्रियंका राठौर भोपाल से। नीतेश धाकड़ जी PSIR विषय के साथ 719वीं रैंक शिवपुरी से। श्री नीतेश धाकड़ जी। श्री सिद्धार्थ कौशल जी 749वीं रैंक टीकमगढ़ राजनीति शास्त्र विषय लेकर आपने सफलता हासिल की। श्री सिद्धार्थ कौशल जी। श्री प्रतीक सिसोदिया जी उज्जैन से समाजशास्त्र विषय लेकर 753वीं रैंक हासिल की। महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है तो कीचड़ से तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है। हमारे लिए कमल दल का वो पुष्प आनंददायक, उसकी अपनी हमारे लिए वो शोभा। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से हमारे इस देश को आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लोगों ने अपने तरह से अलग अलग प्रकार से युक्ति बुद्धि के साथ मेहनत के साथ इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और क्या राज्य प्रशासनिक सेवा, चाहे राज्य के केंद्र प्रशासन में, तो मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी परमात्मा की लीला है इस अवसर पर, लेकिन कुछ उदाहरण हमको बड़े भी देखना पड़ेंगे जिसकी तरफ से हम अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें। हमको मालूम है कि आज हमने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3-3, 4-4 में निकाल रहे हैं। आपको ये भी ध्यान में आएगा कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उस समय जब अंग्रेजों के लिए, उस समय के भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये जो पूरा बेल्ट एक था, उस समय ICS होती थी। और ICS की उस एग्ज़ाम में ये जो घमंड था अंग्रेज़ों को कि हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे खून में कुछ विशेष गुण है, पता नहीं ये क्यों बीमारी हो जाती किसी किसी की, लेकिन हो जाता अहंकार। उनने अपने युक्ति बुद्धि से जब राज्य बना लिया, वो भूल गए कि ये सत्ता, सुख, राज्य, अधिकार, इसके आगे भी कुछ है। और भारत तो देने का सुख मानने वाली ये संस्कृति का भारत है, जो यहाँ पर अतीत के काल से सब कुछ लेने का नहीं, जियो और जीने दो का भाव रखने वाला भारत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस भारत के अंदर अतीत के काल से जड़ों के अंदर जो संस्कार डले, ICS की वो एग्ज़ाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। और 23 साल की उम्र में पास की, और केवल पास करने में विश्वास नहीं था, उस समय की वो प्रावीण्य सूची में भी आए। और प्रावीण्य सूची में आने के बाद
आमतौर पर कभी किसी से पूछो कि जरा भैया तुम प्रावीण्य में आ गए, तुम घर आ जाओ, बड़ा कठिन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बात तो प्रावीण्य में आना ही कठिन है, और आने के बाद वहाँ से वापस आना। लेकिन ये आज़ादी के मतवालों का, भारतीय नौजवानों का उस समय की जो संकल्प शक्ति है, वो उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्हें लात मार दी, बोले मुझे खाली केवल दिखाना था कि केवल तुम में अकल नहीं है, अकल हम में भी है। यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लेकिन ये उस समय के उस दौर की बात मान लो, जब हमारे लिए आज़ादी की ज़्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख लाभ वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान लें। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो इस आज़ादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आज़ादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचे तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती है, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी आज़ादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये आनंद भी है। हमारे परिवार के अंदर कठिनाइयां है, किसके नहीं है, लेकिन जब हम कहीं किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वालों को भी नहीं भूलें, उनका भी स्मरण रखें, जड़ों से जुड़ करके चले। अपने सुख वैभव आनंद की तो कौन कल्पना नहीं करता है, लेकिन हमारे सुख आनंद वैभव के पीछे हमारी जवाबदारी हमको बुलाती है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा अतीत के काल के। एक काल 2000 साल पहले का विक्रमादित्य काल का है। विक्रमादित्य के काल में शकों ने पूरे, उस समय का भारत तो आर्यावर्त था, हिंदू कुश के आगे तक का भारत माना जाता था, और ऐसे में पूरा भारत शकों के आक्रमण के बाद गुलाम हो गया। और उस गुलामी के दौर में भारत को मुक्त कराने का विक्रमादित्य ने 11 साल की उम्र से अभियान चलाया। 16 साल 5 साल में पूरा देश मुक्त करा दिया। लेकिन मुक्त कराने के बाद उस काल के क्रम में एक घटनाक्रम ये भी घटा कि शकों की राजकुमारी से विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से शकों को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं, तो उस समय के उस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था जो ईरान से लगा करके पूरे क्षेत्र में। तीनों जगह उस राजकुमारी के भाई शासन कर रहे थे, और उनको हरा करके सत्ता वापस विक्रमादित्य ने हस्तगत की। ऐसे में जब सत्ता हस्तगत की और बंदी बना करके जब उनके दरबार में लाया गया और ये कहा गया कि इनके लिए महाराज आप न्याय करिए। उनके साले थे तीनों विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के साले तीनों खड़े सामने, और उनको सजा सुनाने के लिए जैसा कि महामंत्री ने विस्तार से अपनी भाषा में, वकील ने अपनी बात कर दी। लेकिन जब उनने विस्तार से कहा तो पत्नी आ गई दरबार में, उन्होंने कहा ये इनको माफ़ कर दो, इनको सजा ऐसी दे दो चाहे जेल में डाल दो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। अब विक्रमादित्य तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने देश के अंदर शासन के सुशासन के लिए जाना जाता हूँ, और मेरे भले ही ये साले हों, लेकिन देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता हैं, इसलिए आक्रांताओं का एक एक सांस का हिसाब भी देश रख रहा है। इनको कुछ समय भी जिंदा रहना, ये मैं देश के साथ न्याय नहीं करूँगा। उसी समय तीनों सालों को हाथी के पैरों से तलाकर उनको दबाकर उनको उनका प्राणांत करा दिया। ये हमारा विक्रमादित्य का वो न्याय
आज भी इस बात के लिए गौरवान्वित करता है कि शासन के सूत्र संभालने के बाद सत्ता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को अपना किस प्रकार का चरित्र रखना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य को न्याय के लिए भी जाना जाता, दुनिया उसको जीते जी भगवान राम के समान मानती है। यह अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। एक पृष्ठ और बताता हूँ, वो ज़्यादा पुराना नहीं, कल ही हम अहिल्या माता के कार्यक्रम करके आए। अहिल्या महारानी के भी जीवन में यही पक्ष था। वैसे तो उदाहरण बहुत है उनके, लेकिन 2 उदाहरण केवल दूंगा। एक उदाहरण, उनके पति जरा उनकी अपने बाकी कारण से उनके सास ससुर ने सत्ता की व्यवस्था की सूत्र अहिल्या माता को दिए थे कि अहिल्या माता ये संभाले, लेकिन पति उनके थे, फिर भी एक तरह से सत्ता के सारे सूत्र शासन व्यवस्था के अहिल्या महारानी को दिए। और ऐसे में वो एक मुहिम पे जाते हैं, अर्थात युद्ध के लिए जाते हैं, पड़ोस के कुछ राज्यों में जाके कब्जा करके आते हैं, धन लेकर के आते हैं, अपने पास वो धन ला करके अपने कक्ष में रख लेते हैं। अहिल्या को मालूम पड़ता है, तो इसी बीच वो खंडेराव कहीं जाते, खंडेराव उनके पति का नाम है, वो सारा धन उठा के सरकारी कोष में जमा करवा देती, खजाने में जमा करवा देती। अब जैसे ही खंडेराव लौट के आते तो अपनी महारानी से भयंकर झगड़ा करते हुए बोलते कि मैंने युद्ध से जो पाया था, तुमको क्या अधिकार था कि उसको तुमने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अहिल्या महारानी ने शासन के सूत्र के आधार पर कहा कि मैं न्याय की कुर्सी पे बैठी हूँ, तुम युद्ध करने गए तो बिना फौज के गए क्या? ये हमारी सत्ता की व्यवस्था के आधार पर आपने विजय हासिल की, तो इस पे पहला अधिकार हमारी सरकार का है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये अपने आप में उदाहरण इतना बताता है। जो उदाहरण दूसरा जुड़ता है कि उनके स्वयं के बेटे की कुसंगत के कारण से हाथी के पैरों के तले अपने बेटे को भी, उनने एकमात्र बेटा था, लेकिन एकमात्र बेटे के भी न्याय के मामले में दंड देने में वो पीछे नहीं रही। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे अपने सभी प्रशासनिक सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में चयनित युवाओं के लिए वो उम्मीद करता हूँ कि इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। इस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए परमात्मा ने आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस संकट से निकालते हुए कहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप चंदन की तरह अपने आप को घिसे और आपके हर काम से खुशबू आती रहे भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, आभा की, कीर्ति की। ये उम्मीद करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और आप, मैं मान के चलता हूँ, कार्य में कार्यकुशल बने, व्यवहार में निपुण बने और समर्पण में बेमिसाल बने। ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया है। आपका विनम्र आभार आपके प्रति और यहाँ उपस्थित सबके प्रति, हमसे वर्चुअली जुड़े हुए लाखों लोगों के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत परवड़े जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वे अपने अति